नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें करीब 13 लाख छात्रों का रिजल्ट आएगा। फाइनल आंसर की प्रोविजनल आंसर की पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद तैयार की गई है और इसे परिणाम से कुछ समय पहले जारी किया जाएगा, जबकि 12 फरवरी को स्कोर कार्ड आने की संभावना है। वहीं पिछले साल 100 परसेंटाइल क्लब में 14 छात्र शामिल थे, जिनमें राजस्थान के 5 विद्यार्थी रहे थे। इसलिए इस बार भी राजस्थान के छात्रों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समझौते से देश के हितों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊर्जा और वित्तीय फैसलों पर बाहरी दबाव बढ़ा है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो रही है। साथ ही टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी और अमेरिकी आयात में तेज इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि भारत बिना ठोस आश्वासन के रियायतें दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री पर दबाव और स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने इसे सरकार के लिए एक अहम और संवेदनशील स्थिति बताया। तमिलनाडु में कौओं से जुड़े मामलों के बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 8 जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है, जहां अब तक 100 से अधिक कौओं को सुरक्षित तरीके से दफनाया जा चुका है। जांच में कौओं के सैंपल में H5N1 वायरस की पुष्टि होने के बाद ICAR-NIHAD की सलाह पर राज्य सरकार ने बॉर्डर चेक पोस्ट, वाहनों का डिसइंफेक्शन और पोल्ट्री फार्मों के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक ये स्थिति इंसानों तक नहीं फैली है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। राजधानी दिल्ली में मेट्रो फेज 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर और 13 नए स्टेशनों को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये परियोजना 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट फैसले के अनुसार इस विस्तार से सेंट्रल विस्टा, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और दक्षिण पूर्वी दिल्ली की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे रोजाना हजारों सरकारी कर्मचारियों, यात्रियों और पर्यटकों को जाम मुक्त और सुविधाजनक सफर का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने और पर्यावरण को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर में 27 लाख से अधिक बिजली कर्मचारी और इंजीनियर गुरुवार 12 फरवरी को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसमें पावर सेक्टर के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसी मांगें प्रमुख हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अनुसार इस आंदोलन को कई किसान संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्सिंग बढ़ने और नीतिगत बदलावों से आम उपभोक्ताओं व कर्मचारियों दोनों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में ये हड़ताल देश के बिजली क्षेत्र के लिए एक अहम और निर्णायक अपडेट मानी जा रही है। केंद्र सरकार के 100 दिवसीय अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की पहल बाल विवाह मुक्ति रथ देश के 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 439 जिलों में पहुंचकर बाल विवाह रोकने का संदेश दे रहा है, जहां स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और समुदायों की भागीदारी से जागरूकता, शपथ और संवाद के जरिए वंचित तबकों तक पहुंच बनाई जा रही है। ये अभियान 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाप्त होगा और सरकार का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है, जिससे खासकर कमजोर बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत किया जा सके। बेलडमना से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर गुस्से या उग्र स्थिति को देश की आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। साथ ही अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि एनआईए ने किस आधार पर इस प्रकरण में यूएपीए की धाराएं लगाईं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनआईए अपनी जांच की स्थिति पर एक रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपे, ताकि वहां ये तय किया जा सके कि मामले में जांच और कानूनी प्रावधानों का उपयोग सही है या नहीं। वहीं राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने की छूट दी गई है। संसद के बजट सत्र 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई लंबी बहस का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष की आपत्तियों में कोई दम नहीं है और सरकार ने किसी भी राज्य की कर हिस्सेदारी में कटौती नहीं की है। उन्होंने बताया कि बजट में मेडिकल क्लस्टर, मेगा औद्योगिक पार्क, मेडिकल टूरिज्म और बुजुर्ग देखभाल जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं टैक्स ट्रांसफर, खर्च और ऋण से जुड़े आंकड़े पेश कर सरकार ने ये साफ किया है कि बजट देश की आर्थिक मजबूती और राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पहली बार देश में कचरा बीनकर जीवन यापन करने वाले लोगों का विस्तृत डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक शहरी इलाकों में 1.52 लाख लोग इस काम से जुड़े हैं और इनमें से करीब 84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जबकि 10.7% सामान्य वर्ग के हैं। नमस्ते योजना के तहत किए गए इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि महिलाएं और पुरुष लगभग समान संख्या में इस कार्य में लगे हैं और इस डेटा का मकसद इन्हें औपचारिक पहचान, सुरक्षा उपकरण और सरकारी सहायता उपलब्ध कराना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत की रैंकिंग 2024 के मुकाबले सुधरकर 91 स्थान पर पहुंची है, लेकिन 2021 से तुलना करें तो देश में भ्रष्टाचार की स्थिति कमजोर हुई है। रिपोर्ट में कमजोर कानून व्यवस्था, पारदर्शिता की कमी, जटिल नौकरशाही, आर्थिक दबाव और नैतिक मूल्यों में गिरावट को प्रमुख वजह बताया गया है, जिससे भारत की वैश्विक छवि प्रभावित हुई है। वहीं बेहतर गवर्नेंस और डिजिटल सुधारों के बावजूद अब भी सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार की बड़ी जरूरत बताई गई है। बिहार के पटना जिले के गोवाड़ धर्मपुर गांव में सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां करीब 4 किलोमीटर के दायरे में 60 बिजली खंभों से तार हटा लिए गए, जिससे टाल क्षेत्र के किसानों की सिंचाई ठप हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक रात में खेतों में काम के बाद सुबह तार गायब मिले, जिससे प्याज की फसल पर संकट खड़ा हो गया है और अब महंगे डीजल से सिंचाई की मजबूरी बन गई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आवेदन के आधार पर आगे की कार्यवाही की बात कही गई है। केंद्र सरकार नारियल के बागानों में बढ़ती बीमारियों और वायरस से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत पुराने और कम उपज देने वाले नारियल के पेड़ों की जगह अधिक पैदावार वाली किस्में लगाई जाएंगी और वैज्ञानिकों की विशेष टीम बनाकर रिसर्च को भी मजबूत किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अनुसार जड़ मुरझाना, बड रॉट और स्टेम ब्लीडिंग जैसी समस्याओं से उत्पादन पर असर पड़ रहा है, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और नारियल उत्पादन को स्थिर व सुरक्षित बनाना है, जिससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। युद्ध या आपात स्थिति में वायुसेना की संचालन क्षमता बनाए रखने के लिए देश में 11 राज्यों में करीब 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी विकसित की गई हैं, जहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान हाईवे और एक्सप्रेसवे पर उतर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स पहले ही कई बार यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभ्यास कर चुकी है। वहीं राजस्थान में 2021 में पहली बार NH 925A पर LEF बनाई गई थी और अब असम में भी ऐसे ही एक हाईवे एयर स्ट्रिप पर नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान लड़ाकू विमानों की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे देश की रणनीतिक तैयारी और आपात हालात में त्वरित जवाब देने की क्षमता मजबूत होती है। केंद्र की सरकार ने वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी सरकारी कार्यक्रमों और विद्यालयों में राष्ट्रगीत के पूरे 6 छंद गाने या बजाने को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें इसे राष्ट्रगान जन गण मन से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार ये फैसला राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और एकरूपता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है और इसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व संवैधानिक संस्थाओं पर लागू किया जाएगा। लोकसभा की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शशि थरूर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, यूरोपीय संघ के साथ संभावित व्यापार समझौते और बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि अमेरिका को भारत के निर्यात को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन संभव है। वहीं प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को अगले महीने के मध्य तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद जताई गई है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिल सकती है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी को पत्र लिखकर चुनाव से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि चुनाव संचालन से सीधे जुड़े अधिकारी अपने गृह जिले या लंबे समय से एक ही जिले में तैनात नहीं रहेंगे। आयोग के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अन्य स्थानों पर भेजा जाएगा और किसी भी विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर के लिए पहले आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस डीएमके गठबंधन को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है, जहां कांग्रेस ने साफ किया है कि वह ज्यादा सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी की अपनी मांग पर कायम रहेगी और इस पर अंतिम फैसला राहुल गांधी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सीट बंटवारे के लिए तो तैयार है, लेकिन सत्ता में भागीदारी को लेकर सहमत नहीं है। ऐसे में 22 फरवरी से शुरू होने वाली बातचीत को गठबंधन के भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के नुआगांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में अभिभावकों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया है, जिससे केंद्र की गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर यह स्थिति एक सहायिका की नियुक्ति के बाद उत्पन्न असंतोष से जोड़ी जा रही है। हालांकि अभिभावक सड़क, भवन और बच्चों की सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का हवाला दे रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि नियुक्ति के बाद से ही बच्चे आना बंद हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच टीम भेजी है और गांव वालों से बातचीत कर आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिलाया है, ताकि बच्चों को फिर से पोषण और शिक्षा से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सके। थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवान्ना नारीरातना ने अपने भारत दौरे के दौरान बुधवार सुबह ताजमहल का दीदार किया, जहां उन्होंने करीब 10 मिनट तक स्मारक को निहारा और इसके इतिहास, पच्चीकारी व शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने आगरा फोर्ट का भी भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और आम पर्यटकों को फोटो वीडियो की अनुमति नहीं दी गई। वहीं ये दौरा भारत थाईलैंड सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक अपडेट माना जा रहा है। पूर्व थल सेना प्रमुख की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजकर प्रकाशन प्रक्रिया, पांडुलिपि की सुरक्षा, डिजिटल फाइलों की पहुंच और संभावित जानकारी बाहर जाने के स्रोतों पर स्पष्टीकरण मांगा है। पुलिस का कहना है कि ये मामला केवल कॉपीराइट तक सीमित नहीं है, बल्कि अप्रकाशित और संवेदनशील सामग्री के सार्वजनिक होने से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। वहीं पब्लिशर ने स्पष्ट किया है कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और जो भी सामग्री सामने आई है वो अनाधिकृत है। ऐसे में सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।